Hello students, I am शिवानी शर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन. तो अब तक की पिछली वीडियोस में हम क्या पढ़ चुके हैं? हम बहुत सारे टर्म्स को पढ़ चुके हैं. इसके साथ साथ हम लॉज ऑफ मोशन को भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें से हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके थे, जो क्या था कि कोई भी बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या इन द स्टेट ऑफ मोशन तब तक रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता. और इसलिए हम फोर्स को भी पढ़ चुके थे कि फोर्स क्या होता है, कि फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए. तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. लेकिन न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे जाने से पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट, एक ब्यूटीफुल से टर्म को डिस्कस करना पड़ेगा, जो है मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या हैं, कैसे हम इसको समझेंगे, वो सब देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें. तो मोमेंटम को बाय डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स हैव अ मैजिक. तो मेरे पास क्या है, ये दो बॉल्स हैं, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है. अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों बॉल्स को सेम वेलोसिटी के साथ सामने की तरफ फेंकती हूँ, इस बॉल को भी और इस बॉल को भी विद द सेम वेलोसिटी. तो मैंने क्या किया, इन दोनों बॉल्स को सेम वेलोसिटी के साथ फेंका. सामने मैंने दो बच्चों को खड़ा किया, एक को यहाँ एक को यहाँ, यानी कि एक बॉल को पकड़ेगा और दूसरा दूसरी बॉल को पकड़ेगा. अब क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों को बॉल्स को पकड़ने के लिए सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वो सेम प्रेशर से, सेम फोर्स से दोनों बॉल्स को पकड़ेंगे. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है नहीं. क्यों? वेलोसिटी तो सेम थी, दोनों को फेंका सेम स्पीड से था, वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो फर्क कहाँ है? क्यों अब दोनों को पकड़ने के लिए अलग अलग फोर्स की जरूरत पड़ी? तो आंसर इज कि दोनों बॉल जो थी उनके मास में फर्क था. यानी कि जो मेरे पास छोटी बॉल थी, ये जिसका मास जो है वो बहुत कम है, किसके कंपैरेटिवली, जो मेरे पास ये वाली बॉल थी, यानी कि ये बॉल भारी है और ये वाली बॉल हल्की है. तो इससे क्या पता चलता है? तो जिस बच्चे ने इस बॉल को पकड़ा होगा उसे इस बॉल को कैच करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा तक पकड़ना पड़ेगा, और जिसने इस बॉल को पकड़ा होगा उसे इस बॉल को पकड़ने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये बॉल लाइट है और ये बॉल हैवी है. तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास फोर्स और बॉडी के मास में एक रिलेशन है. और वो रिलेशन क्या है कि बॉडी का जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के. यानी कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, उसको पकड़ने के लिए, उसको स्टेट की, उसको चेंज करने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा. यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटा सा पत्थर है, तो उन दोनों को अगर अपनी अपनी पोजीशन से हटाना है तो बड़े पत्थर पे हमें ज्यादा जोर से लात मारनी पड़ेगी और छोटे पत्थर पे हमें स्मॉल अमाउंट से किक करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है कि फोर्स और मास में एक डायरेक्ट रिलेशन है. तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि हमारा जो फोर्स क्वांटिटी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा. तो ये तो था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. अब हम लेते हैं अपना एक और एग्जाम्पल. आप सबने गन तो देखी होगी, गन के अंदर जो बुलेट होती है, सपोज ये जो पेन है वो बुलेट है, गन वाली बुलेट. तो अगर मैं ये इस बुलेट को अभी सामने ऐसे करके किसी को मारती हूँ तो क्या वो पर्सन मरेगा? कि क्या ये बुलेट, अगर मैं इसको ऐसे फेंकती हूँ तो क्या ये बुलेट में इतना जोर है, इतना फोर्स है कि वो उसको मार देगी? और अगर मैं इसी बुलेट को गन में डाल के फिर से उसे शूट करती हूँ यहाँ से, तो अब क्या वो पर्सन नहीं मरेगा? एग्जैक्टली मरेगा. अब आप कहोगे कि मैम बुलेट तो सेम ही है, पहले भी वही बुलेट थी और अब भी वही बुलेट है, तो अब कहाँ पे फर्क आया? अब फर्क आया है बुलेट की वेलोसिटी में. यानी कि जब मैंने इसको सिर्फ हाथ से ही फेंका तो इसमें इतनी वेलोसिटी नहीं दी. मैंने हाथ से फेंकने में इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी बहुत कम थी, तो इसमें इतना फोर्स नहीं था उस पर्सन के अंदर कि वो आके अंदर पूरी तरीके से जोर लगा के उसको हिट कर सके. लेकिन जब मैंने इस बुलेट को गन में डाला और फिर गन से फायर किया तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी हाई वेलोसिटी से ये गई कि उस पर्सन का फोर्स काफी नहीं था इसको रोकने के लिए और वो उसको अंदर तक पेनिट्रेट कर गई. यानी कि यहाँ फिर से किसके बीच में रिलेशन आ रहा है?
वेलोसिटी एंड फोर्स के बीच में, यानी कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी फिर से हमें उसके लिए फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उस चीज को रोकने के लिए। वेलोसिटी कम होगी तो कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स है वो फिर से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर। फिर से किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो फोर्स भी कम होगा। अब ये दोनों इक्वेशन क्या कहती हैं कि जो हमारा फोर्स है वो मास के साथ बढ़ेगा या मास के साथ घटेगा। जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, वेलोसिटी को कम करोगे तो फोर्स भी कम होगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीजें इसके उन दोनों के ऊपर डिपेंड करें, ये तो सेम ही है, लेफ्ट तो सेम ही है, राइट साइड तो अलग है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, यानी कि जो हमारा फोर्स है वो मास और वेलोसिटी दोनों के साथ डिपेंड कर रहा है, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये चीज बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि यहाँ से जो हमारा फोर्स है वो मास इनटू वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है, यानी कि फोर्स जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो F है वो mv के बराबर है, यानी कि F जो है वो m और v का प्रोडक्ट है। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ही क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस या डिवीजन कोई और क्वांटिटी लेती तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। सपोज अगर मैं F इक्वल टू m प्लस वी लेती, अगर मैं फोर्स को जीरो कर दूं, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ही जीरो है इसका मतलब क्या हो गया, उसमें वेलोसिटी तो है ही नहीं, किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया ही नहीं तो वो उसी स्टेट में ही है। और जब वेलोसिटी नहीं है तो ये मास भी जीरो हो गया, मास जीरो मतलब मैटर ही खत्म, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ इन तीनों चारों क्वांटिटीज में से सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन ही है जो यहाँ पर इस टाइम पे लगती है, तो इसलिए फोर्स को क्या लिया हमने, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अब मैं F इक्वल टू mv बोलने की बजाय अगर इसको कोई एक नया नाम दे दूं कि F इक्वल टू mv की बजाय अगर मैं इस mv को कोई और नया नाम दे दूं, और वो नया नाम मैंने यहाँ पर क्या दिया, P, which is known as मोमेंटम। तो इसी mv को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो बेसिकली मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, मोमेंटम क्या है। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट है किस चीज का, मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। तो मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं तो p इक्वल्स टू m इनटू v। अब मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन कैसे, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। और जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं डायरेक्शन से भी मतलब है, मीन्स कि हमें वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो जब वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, यानी कि मोमेंटम जो है उसमें डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ती है कि किस डायरेक्शन में हमारी बॉडी के अंदर मोमेंटम है, तो वो इसलिए क्या हुआ, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा, वेलोसिटी, क्योंकि हम तो मास है किसी भी बॉडी का, तो चेंज यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी होगा। मास तो किसी बॉडी का, अगर एक बॉडी है उसको तेज भी फेंक सकते हैं हम, स्लो भी फेंक सकते हैं, तेज स्लो फेंकने से उसका मास चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम जो होगी वो किसके बराबर होगी, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही आपकी मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से हमें मोमेंटम क्लियर हो जाता है कि मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी प्रोडक्ट है। अगर हम किसी भी मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की बात करेंगे, यानी हम उसके मास इनटू वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं मोमेंटम की यूनिट्स की तरफ, कि कभी भी हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले एसआई यूनिट्स को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड सिस्टम है। अब अगर हम इसकी मोमेंटम की यूनिट्स की बात करें तो मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। हमें पता है कि मास को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, किलोग्राम।
वेलोसिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये हम पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी की ये यूनिट कैसे आई। तो इनका प्रोडक्ट यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मोमेंटम के यूनिट्स भी क्या आ जाते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारी मोमेंटम की एसआई यूनिट, यानी कि जब भी हम मोमेंटम को लिखेंगे तो हमें उसकी यूनिट्स की तो जरूरत पड़ेगी। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट्स क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट मोमेंटम का। अब हमने मोमेंटम को पढ़ा क्यों है, हमें जरूरत क्यों है मोमेंटम की, क्योंकि इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो कंप्लीटली इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर आपको मोमेंटम नहीं पता होगा कि क्या होता है तो आप न्यूटन के सेकेंड लॉ को भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए हमें सेकेंड लॉ पे जाने से पहले मोमेंटम को पढ़ना जरूरी था। तो आज हमने मोमेंटम को बहुत अच्छे से पढ़ा है। कल की आने वाली वीडियो में हम मोमेंटम के साथ साथ और भी पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि कहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें मोमेंटम की जरूरत पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको बहुत अच्छी लगे, समझ आई है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।